नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। नेपाल में जो पिछले 48 घंटे में हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के लिए इसमें क्या चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं? और इससे पहले मैं आज चर्चा की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप लोगों तक पहुँचा सकें। ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। ऑफ़िशियल हैंडल मेरा एजे सिंह ऑफ़िशियल है, नाम मेरा आत्मजीत सिंह है। आज की चर्चा जो है वो नेपाल पर है। मोनार्की जो है 2008 में खत्म हो गई थी। नेपाल ने अभी तक 13 सरकारें देख ली हैं और सब लोगों के जो कॉमन वहाँ का नेपाली है, उसकी जो आकांक्षाएँ हैं, नौकरी की, उसकी आकांक्षा है सिक्योरिटी की और प्रगति की, वो तीनों पर वो 13 सरकारें फ़ेल रही हैं। सिस्टमैटिक करप्शन, अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, नेपाल जो है बहुत टाइम से सिमर कर रहा था और अब राजशाही वर्सेस लोकशाही पर बातचीत चली आ रही है। मल्टीपल रिजीम चेंजेस जो हैं नेपाल में देखे गए हैं और इसमें डोमेस्टिक क्राइसिस की जगह एक्सटर्नल फोर्सेस का भी अब बात आ रही है कि ओली गवर्नमेंट क्योंकि चाइना के नजदीक थी और चाइना रेलवे प्रोजेक्ट हो तिब्बत से लेकर या सीपीईसी कॉरिडोर हो, बीआरआई हो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, ओली सरकार चाइना के पक्ष में रही है। शायद अमेरिका को ये नामंजूर था। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है। हमारे साथ राकेश अचल जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राकेश अचल जी आपका। हमारे साथ अजय शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय जी आपका। राकेश अचल जी, कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक तरीके से केओटिक सारा आपने कल देखा। जो एक प्रोटेस्ट पीसफुल था, जनरेशन जी जिनको कहा जाता है 1996 और 2012 में जो बच्चे पैदा हुए वो अपने आप को जनरेशन जी बोलते हैं। हमारी पता नहीं कौन सी जनरेशन है, शायद एक्स होगी या एक्स से पहले वाली डायनासोर वाली होगी। तो ये जो जनरेशन जी ने कहा था कि सोशल मीडिया जिस तरीके से बैन आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन्होंने उनकी मांग ये की थी कि ये सोशल मीडिया यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई वो नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, उसके बाद तमाम जगह आगजनी हुई, कई लोग उसमें आहत हुए, कई मरे भी और खासकर नेताओं को निशाना बना गया। जो 13 सरकारें पहले थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर विदेश मंत्री और करंट में जो लोग हैं, उन पर अटैक हुआ। हालाँकि इसमें उन जिन लोगों ने अटैक किया, वो शायद उस जनरेशन ज़ी वाले प्रोटेस्ट के लोग नहीं थे। तो किसी ने आग जलाई, किसी ने उस आग में घी डालने का काम किया। आपका क्या कहना है नेपाल के परिवेश में ये सारा मामला क्या है? धन्यवाद सिंह साहब। शुक्ला जी को भी नमस्कार मेरा और आपके दर्शकों को भी। दरअसल नेपाल को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। नेपाल में जिस ढंग से ये एक आंदोलन हुआ, जेएनजी बच्चों का आंदोलन, किशोरों का आंदोलन, 26 साल से उम्र तक के जो बच्चे हैं उनका आंदोलन है। तो ये आंदोलन एक भटका हुआ आंदोलन मुझे लगता है और ये आंदोलन सोशल मीडिया की कोख से जन्मा है। तो इसको आप ओली मीडिया भी नहीं कह सकते, इसको आप गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जैसा भी नहीं कह सकते। बच्चे हैं, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं और वो जितनी उनकी भड़ास है, जितनी उनकी कुंठाएँ हैं, वो इस सोशल मीडिया से दूर हो जाती हैं अल्पकालिक समय के लिए ही। और इसी सोशल मीडिया के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये अप्रत्याशित ढंग से ये एक तरह से आंदोलन हुआ और इसने इतना उग्र रूप ले लिया। तो 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या नेपाल की जो मौजूदा ओली सरकार थी उसका इंटेलिजेंस फेल हो गया, उसे ये सतह के नीचे धधक रही आग का अंदाज ही नहीं हुआ। और ये दूसरा सवाल जो आपने अपनी प्रस्तावना में किया कि क्या ये जो आंदोलन है, इसके पीछे कोई दूसरी ताकतें हैं? तो दूसरा जो सवाल है वो मुझे ज़्यादा गंभीर लगता है। देखिए सोशल मीडिया के ज़रिए लोग तो हमारे यहाँ भी इकट्ठे हुए, निर्भया वाला कांड आप याद करिए, दिल्ली पूरी आपकी लबालब भीड़ से भरी हुई थी, लेकिन वो इतनी हिंसक नहीं थी। यहाँ छोटा-सा नेपाल है, छोटी सी हमारे किसी भी एक राज्य की आबादी से भी छोटा नेपाल है और यहाँ भीड़ रातों-रात इकट्ठे मतलब संवाद करती है, सुबह सड़कों पे आती है और अचानक हिंसक हो जाती है। राजनेताओं के घर जलाती है, उनके ऊपर हमले करती है, किसी को
पीटती है, किसी को जला के मार देती है, और यहाँ तक कि जो मीडिया के संस्थान हैं, जो ओली मीडिया होगी, वहाँ पे नेपाल में चूंकि प्रधानमंत्री ओली थे तो मीडिया भी ओली हो गया होगा, तो उसको आगजनी की चपेट में ले लिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, ये बात आ गई सत्ता परिवर्तन तक। सत्ता परिवर्तन में सवाल ये है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट था कि हमारे पास ये विकल्प है कि हमें ये नेता चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसी विदेश नीति चाहिए, ऐसी अर्थनीति चाहिए, बच्चों के लिए ये सुविधाएं चाहिए, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट इस आंदोलनकारी युवकों के पास हाथ में मुझे दिखाई नहीं दिया। और जिस ढंग से एक पूर्व न्यायाधीश को एक वैकल्पिक सरकार के अगुवा के रूप में सामने रखा गया है, वो भी बड़ा अप्रत्याशित है। उससे लगता है कि सीधे सीधे ये आंदोलन हाईजैक कर लिया कुछ दूसरी ताकतों ने। अब इस आंदोलन में चूंकि ये बॉर्डर नेपाल का हमारी हिंदुस्तान की तमाम राज्यों की सीमाओं से लगा है, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से, तो वहां में योगी और मोदी के पोस्टर देख के भी मैं दंग रह गया कि ये जैन जी के पास ये कहां से आए। तो मुझे लगता है कि इसमें इस आंदोलन का की आड़ में हमारे जो भक्त लोगों का एक फौज है वो भी वहां प्रवेश कर गई है, जो इसको अराजक स्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन मुख्य बात वही है जो आपने कहा कि नेपाल एक भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से चीन के लिए जितना महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी उतना महत्वपूर्ण रहा है शुरू से। एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से उसने कभी भारत की तरह, मेरे ख्याल से हो सकता है मैं गलत हूँ, कि औपनिवेशिक दिन नहीं देखे, वो कभी किसी का गुलाम शायद नहीं रहा, और रहा हो तो मुझे याद नहीं। ऐसे नेपाल में इस सरकार में, हमारे जो हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार की ढुलमुल विदेश नीति की वजह से चीन का दखल बढ़ा। एक जमाने में नेपाल भारत आश्रित होता था, नेपाल की अधोसंरचना विकास में, चाहे वो सिंचाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे दूसरी तरह की सामाजिक स्वास्थ्य की हो, सब में भारत की हिस्सेदारी होती थी। एक बहुत बड़ा बजट हम नेपाल के लिए रखते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो नीति है उसमें जो विकर्षण पैदा हुए, उसका फायदा चीन ने उठाया, और चीन ने नेपाल को रेल लाइन तक से जोड़ दिया। चीन का एक बहुत बड़ा निवेश इस समय नेपाल में है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इस आंदोलन के पीछे हो सकता है कि वो अचानक अराजकता पैदा करे और अपनी पूंजी फंसा दे वहां। भाई ओली चीन समर्थक हैं, सबको मालूम है, तो ओली तो चीन के इशारों पर नाच ही रहे होंगे। जो नीतियां नेपाल की बन रही होंगी चीन के इशारे पे बन रही होंगी। तो इससे लगता है कि अब चीन के अलावा और बाहरी शक्ति कौन हो सकती है। तो इस समय जो सत्ता का जो संघर्ष है वो चीन के बीच में है, अमेरिका के बीच में है, चीन के बीच में है, भारत के बीच में है। लेकिन भारत के बीच में इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी, भारत खुद अभी एससीओ की बैठक में गया और चीन को अपने कंधे पर लाद के लाया है, तो वो भी चीन के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अंत में जो आपका क्या कहना चाहिए अनुमान टिकता है वो वहीं टिकता है, जहां से टैरिफ की वर्षा चीन पर भी हुई, भारत पर भी हुई और दूसरे देशों पर भी हुई। लेकिन सबसे संकट की बात यह है कि पहले हमारे यहाँ म्यांमार जो हमारे बॉर्डर पर स्थित है, छोटा देश है, फिर पाकिस्तान में आपने देख ही लिया, बांग्लादेश देख लिया, श्रीलंका देख लिया, और अंत में ले दे के बचा था नेपाल। उसमें भी लोगों ने पलीता लगा दिया। तो अब भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, और अगर वो शत्रुमुल्क की तरह अपनी गर्दन रेत में दबा करके इस स्थिति से अपने आप को इस परिदृश्य को उधर देखना चाहता है, तो ये मुझे लगता है इस नेतृत्व की गलती होगी। ये भारत के लिए बहुत चुनौती का समय है कि जब बिल्कुल पड़ोस में एक भी मित्र उसके पास नहीं बचा, सब आंतरिक असंतोष से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में 13 महीने पहले क्या हुआ आपको मालूम है, ठीक नेपाल की तरह हुआ, लेकिन वहां सांप्रदायिक था। वहां शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ आंदोलन था, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम हो गया। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस समय भारत को नेपाल में जो आग सुलगी है उस पर अपनी हिंदुत्व की रोटी नहीं डालना चाहिए, नहीं सेकना चाहिए। अगर वो ये गलती करेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत तकलीफ होगी। नेपाल के जो लोग हैं वो भी उससे नाराज होंगे, और जो नेपाल को संरक्षण देने वाला देश है वो भी उससे नाराज होगा। तो ऐसी स्थिति में केवल हमें एक क्या कहना चाहिए पर्यवेक्षक के तौर पर
नेपाल की स्थितियों पर नजर रखना चाहिए। आप देखेंगे इस आंदोलन में नेपाली नेता जितने हैं, अलग अलग पार्टी के, भूतपूर्व हो वर्तमान हो, सब निशाने पर है आंदोलनकारियों के। लेकिन किसी भी देश के दूतावास में आगजनी नहीं हुई, ना भारत के, ना अमेरिका के, ना चीन के, ना पाकिस्तान के। तो इससे जाहिर है कि ये जो आंदोलन है, ये बच्चों का आंदोलन जरूर था, लेकिन इसको हवा देने वाले लोग दूसरे हैं, उनका मंतव्य कुछ दूसरा है, उनका निशाना कोई तीसरा है। और उसको समझे बिना अगर हम अपना कोई रुख अख्तियार कर लेते हैं, खासतौर पर भारत, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो, क्योंकि बिहार और नेपाल का, जैसे मैंने जिक्र किया, सीमा लगी हुई है, SIR के जरिए बिहार में आग सुलग चुकी है। अगर हिकमत अमली से हिंदुस्तान की सरकार ने काम ना लिया इस मौके पर, तो फिर हम भी इस आग की चपेट में आज नहीं तो कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, आएंगे जरूर। क्योंकि बारूद तो हमारे यहाँ भी बिछी हुई है पूरी तरह से, पलीता लगने की देर है। लेकिन यहाँ के आंदोलनों में सिर्फ एक फर्क है बांग्लादेश के या नेपाल के या श्रीलंका के आंदोलनों के मुकाबले, कि हमारे पास एक विकल्प है, एक राजनीतिक विकल्प है, एक एक एजेंडा है हमारे पास, सामाजिक, आर्थिक, विदेश नीति का। तो इसलिए यहाँ वो स्थितियां तो नहीं बनेंगी, लेकिन अराजकता तो पैदा हो ही सकती है। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अभी सिर्फ नारा है, सड़क से लेके विधानसभा तक गूंजा है। कल को हो सकता है कि ये भीड़ और आगे बढ़ जाए, तो जो दुरस्त हम काठमांडू में देख रहे हैं, वो हमें दिल्ली में भी दिखाई दे। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम सुपरवाइज करें, स्थितियों पर नजर रखें, और फिलहाल अति उत्साह में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनवाने में मदद करने की कोशिश न करें। नेपाल जैसा है वैसा बना रहे, नेपाल की जनता जैसा बनना चाहती है वैसी बनी रहे। नेपाल में आपने 13 डायनेस्टी बदलने की अभी बात की, अभी हाल के कुछ वर्षों में। लेकिन वहां जो हिंदू है वो हिंदू है, वहां कोई मुसलमान जाके नहीं आया, वहां कोई ईसाई जाके नहीं पहुंचा, पशुपतिनाथ के मंदिर सुरक्षित हैं। तो इस लिहाज से वो उनका फैसला है। अभी हमें अब खाम खा जलती आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। अगर अगर ये गलती हो गई, क्योंकि अति उत्साही है, अभी आपने एक चित्र मुझे दिखाया था कि वहां पर भी, जैसे हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषद है, इस तरह के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जबकि वो अपराधी तत्व हैं, उनके खिलाफ ढेरों मुकदमे कायम हैं। वो भारत के सैन्य, शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा रहे हैं। इससे आशंका लगती है कि भारत कुल बुला रहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत नहीं बन पाया तो नेपाल ही बन जाए, तो इससे कुछ तो संतोष हो। लेकिन ये हड़बड़ी मुझे लगता है खतरनाक साबित हो सकती है। तो हिकमत अमली का वक्त है ये, हमें नेपाल के हर पल की जो तब्दीली आ रही है उस पर नजर रखना चाहिए, तो यही भारत के हित में होगा। जी जी, बहुत संक्षेप में आपने बहुत कुछ कह दिया और उसका पूरा एक आपने परिवेश जो है वो सामने रख दिया। मैं अजय भाई के पास आता हूँ। अजय भाई, जो बात राकेश अचल जी ने कही कि हिंदू राष्ट्र, क्या वो हिंदू राष्ट्र पहले से नहीं था? दूसरी बात, जो दुर्गा प्रसाई की बात की, उनका एक राजशाही वर्सेस लोकशाही का एक एजेंडा चल रहा था, जिसमें नेपाल के दुर्गा प्रसाई राज संस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जन आंदोलन समिति, और ये आदमी खुद वहां पे जेल भी गया है, आर्म्स की स्मगलिंग भी करता है, बहुत सारे अदर दूसरे कारोबार भी उसके हैं। तो मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे ये है कि क्या ये इसके पीछे कुछ और कारण है? चाइना से ओली की नजदीकियां, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत आपने देखा कैसे पहले किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन का हुआ, जाम्बिया में हुआ। बीआरआई से जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन लोगों पे सीधा अटैक हो रहा है, और ये विदेशी ताकतों का अटैक है। नेपाल क्या फिर से मोनार्की बन जाएगी? पहली बात। और आर्मी क्या अब इस किंग मेकर की भूमिका में आएगी? क्योंकि चीफ सीजीआई जो वहां की रही हैं, सुशीला कार्की जी, वो कार्यवाहक उनको बनाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री, और वो कहती है मेरा मोदी जी के साथ संबंध अच्छा है, और आर्मी जो है वो अब पूरा नरेशन जो है कंट्रोल करेगी। तो पूरे परिवेश में नेपाल को आप किस स्थिति में देखते हैं, और विदेशी ताकतों का क्या वर्चस्व अब नेपाल में स्थापित होता नजर आ रहा है? जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका में राजपक्षा आपने देखा, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरते देखा, कुछ ऐसा ही माहौल नेपाल में? जी।
देखिए रंजीत जी, जब हम बात नेपाल की कर रहे हैं तो पहले हम हिंदुस्तान की कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बिना वो अधूरा रह जाए। भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र के नाम पे बवाल करने, हिंदू राष्ट्र के नाम पे दूसरे समुदाय के लोगों को मारने और इसका सब पूरा क्रम चल रहा है। भारत में भी कमोबेश जो बात वहां कही जा रही है नेपाल में, यहाँ पर भी ब्राह्मणवाद की स्थिति है। ब्राह्मणवाद का मतलब सिर्फ जाति से नहीं होता है, पहली बात क्लियर कर दो। ब्राह्मणों में भी बहुत सारे गरीब हैं, बुरी हालत में हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब है वह है जो एक सत्ता के केंद्र में सबसे श्रेष्ठ बन के खड़ा होता है, तो वह एक वर्ग है और वह वर्ग इस तरह का काम करता है। दूसरा, जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त में आप देखिए भारत की विदेश नीति क्या भारत में तय हो रही है, भारत के मुताबिक हो रही है। भारत में तमाम सारे आंतरिक फैसले जो हो रहे हैं वो क्या आपको लगता है कि भारत की ही कैबिनेट स्वतंत्र रूप से ले रही है? जो एक आध आपके मित्र होंगे, कैबिनेट के मेंबर होंगे, उनसे बात कर लीजिएगा। वो बताते हैं कि हम जैसे ही पहुंचते हैं तथाकथित कैबिनेट में, वहां तो फैसले पहले ही से रखे होते हैं, बस आपको वहां की उपस्थिति का साइन करना होता है। कोई चर्चा नहीं होती, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पी गई, इसी बहाने मोदी जी के दर्शन हो जाते हैं पास से। इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। फैसले हुए रखे होते हैं, बस साइन करना होता है सबको उस उपस्थिति रजिस्टर में कि हाँ कैबिनेट में ये हो गया, इतने लोग शामिल हो गए, कोरम कंप्लीट हो गया। तो साहब फैसले कहां हो रहे हैं? तो फैसले डीप स्टेट कर रहा है। डीप स्टेट तय कर रहा है कि किससे आप रिश्ते रखेंगे। और डीप स्टेट को लोग बड़ा सीमित कर देते हैं, उसे सोचते हैं अमेरिका मतलब डीप स्टेट। नहीं, अमेरिका मतलब डीप स्टेट नहीं है। सीआईए भी उसका एक बड़ा पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट है। वो भी पूरी तरह डीप स्टेट नहीं कह सकते। डीप स्टेट कुछ यहूदी परिवार चलाते हैं जिन्होंने इस दुनिया की पूंजी पर कब्जा किया हुआ है, जिनका फेडरल बैंक पे कब्जा है, जिनका कुछ और ऐसी संस्थाओं पे, कल्चरल संस्थाओं पे और दूसरी संस्थाओं पे कब्जा है, जिसके जरिए वो पूरा यह गेम प्लान करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, तो आप ये कहेंगे कि क्या चाइना डीप स्टेट में नहीं है? चाइना भी डीप स्टेट में, उसे आप बाहर मत कीजिए, वहां पर भी वो काम कर रहा है। अब वो हर जगह काम करने का, हर जगह कौन उसके लिए क्या काम कर रहा है, यह अलग विषय। तो अब जैसे भारत में आरएसएस डीप स्टेट के लिए काम करता है, आरएसएस से जुड़े लोग स्वतः उसके लिए काम करने लगते हैं। इसी तरीके से चाइना में भले ही कम्युनिस्ट पार्टी डीप स्टेट से काम ना करती हो, लेकिन अदर्स वहां पर है तमाम जो डीप स्टेट के लिए काम करते हैं। वहां के पूंजीवादी लोगों को डीप स्टेट का हिस्सा होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यदि व्यापार करना है तो उन्हें डीप स्टेट के उसमें आना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसे नहीं हो पाएगा। तीसरा, पूंजी का नियंत्रण होने के कारण वो डिफाइन करते हैं, वो स्थानीय लोगों का, स्थानीय नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए, भारत में डीप स्टेट का इस्तेमाल 1950 से शुरू हुआ, जब डीप स्टेट ने यहां जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस ऑफ कल्चरल फ्रीडम का इंडिया चैप्टर का हेड बनाया, और वो उसके लिए पूरी तरीके से काम करते रहे मरने तक। जब विनोबा भावे, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए कह रहा हूं,
उन्होंने समझाया आप गलत राह ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने विनोबा से कहा कि नहीं, मैं सुधार करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद फिर वही करते रहे, क्योंकि डीप स्टेट आपको इस तरह से काबू कर लेता है, मजबूर कर लेता है कि आपको समझ में नहीं आए। वही डीप स्टेट था जब भारत बहुत मजबूत हो गया, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर लिए, भारत ने पूरे दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली ताकत के तौर पे उभर के आ गया। भारत ने तमाम राजे रजवाड़ों की वो सब सत्ता खत्म कर दी, जमींदारों की खत्म कर दी, और वास्तविक गरीब लोगों और सबको जमीनें देना, उनको बराबरी का हक देना, और इस पर काम शुरू किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो डीप स्टेट का एजेंडा फेल हुआ, और जब एजेंडा फेल हुआ तो उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ, देखिए आप इसकी टाइमलाइन देखिएगा। पहले आप देखिए, जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं पहली बार, तब राम मनोहर लोहिया क्या कहते हैं, मैं कांग्रेस को खत्म करने के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं। समझिए शैतान क्यों? शैतान कांग्रेस से अच्छा हो गया, जो कांग्रेस देश को आजाद कराती, जिसके आप खुद पार्ट रहे, जिसने देश को बनाया, जिसको आगे बढ़ा रही, तो आप उधर आ गए। डीप स्टेट का ही खेल था। होमी भाभा का जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसी विमान से होती है, बोइंग से, और जिस जगह होती है वो बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा था हम भारत को जल्दी परमाणु संपन्न कर देंगे, 80 के दशक के पहले ही। याद करिए, अब जब ये सब कुछ होता है, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, उनकी हत्या हुई और दूसरी चीजें हुई, तमाम तरह के काम होने के बाद में अब इंदिरा गांधी अकेली पड़ी। उनकी कांग्रेस पार्टी को डीप स्टेट ने तोड़ दिया, इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। सोचिए आप, ताकत देखिए कितनी है। और जो ये लोग थे निकालने वाले, ये वो ताकतवर लोग थे जो कांग्रेस पार्टी का सिंडिकेट चलाते थे, जो कहीं ना कहीं दूसरी ताकतों से कनेक्टेड थे। फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी के और सबके सहयोग से आके फिर भी सत्ता में बनी रही। और आगे चल के देखिए, उन्हीं इंदिरा गांधी के खिलाफ किस तरह से साजिश की गई, किस तरह से एक अवैध आदेश जगमोहन लाल सिन्हा ने, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने किया। वो जस्टिस जो ये जजमेंट सुनाने के 1 हफ्ता पहले दिल्ली आता है और दिल्ली के होटलों में जा करके वो सीआईए के कुछ ऑफिसर्स से मिलता है और उसके बाद ऑर्डर सुनाता है। जो ऑर्डर वो करता है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 1975 को कहा, यह पूरी तरीके से अवैध जजमेंट था। इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करता है। लोग जस्टिस अय्यर तक की बात करके खत्म कर देते हैं, फुल जजमेंट की बात नहीं की जाती है, ये आप समझ लीजिए। तो वहां ये पहला भारत के अंदर इसका प्रयोग था। इसके बाद में जब राजीव गांधी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सब में भारत को मजबूत करने का किया, भारत में सुपर कंप्यूटर से लेके सब पर शुरू कर दिया, तब फिर डीप स्टेट एक्टिव हुआ और बोफोर्स घोटाला चिल्लाया गया विदेश से, भारत से नहीं, विदेश से आया। और पार्टी के ही कुछ नेताओं को किस तरीके से उस सिंडिकेट में, आज भी वो आरएसएस के साथ खड़े हैं, देख लीजिए, वो सारे लोग जिन्होंने उस समय राजीव गांधी की सरकार गिराने का काम किया था। तो अब आप सोचिए, उस समय वो पूरी साजिश हुई और फिर भाजपा के सहयोग से वह सरकार बनती है जनता दल की, और उस समय किस तरह की अराजकता होती है, क्या क्या होता है आप देखिए। सिख आतंकवाद किसकी देन थी? डीप स्टेट की।
और इस घटना के बाद में कश्मीर का जो पूरा आग लगाया गया, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, सब किया गया, ये किसकी देन थी? डीप स्टेट की। इसके बाद आप आगे आए, जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय में, नरसिम्हा राव की सरकार के समय में मनमोहन सिंह ने तमाम सुधार लागू किए, सब किए, सब स्मूथली चलने लगा। और चलते 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 ये स्थिति आई कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आके स्थापित हो गई और उस समय पाकिस्तान परमाणु संपन्न बन गया। उसने कारगिल में एक अटैक करके, कब्जा करके और सब कुछ करके जो ड्रामा हुआ, हमने उसे छुड़ाने के नाम पे अपने 1000 सैनिक मरवा डाले, सब कुछ कर डाला और उसके बाद हम उसकी वाहवाही लेते। डीप स्टेट ने भारत के अंदर पूरी संचार उसका किया और उसके बाद में जब सरकार बदली, मनमोहन सिंह सरकार बेहतरीन काम कर रही थी। जब दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, मनमोहन सिंह ने भारत को मजबूत बना दिया। तो फिर डीप स्टेट एक्टिव हुआ और उसने पहले गांधी परिवार की छवि खराब करने का काम किया, फिर उसके बाद में उसने अन्ना आंदोलन खड़ा किया सारा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की फंडिंग एनजीओ को कौन कर रहा था? डीप स्टेट, फोर्ड फाउंडेशन और ये सब, और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को कौन कर रहा था फंडिंग? वो सब डीप स्टेट। वो अजीत डोभाल, अरविंद केजरीवाल, ये सारा गैंग जो है पूरा, जो किरण बेदी और इन सब का, पूरे ने जिस तरह से खेल किया, बदनाम किया, सारे झूठे आरोप, और उसके बाद में सत्ता बदल गई, सब वो आ गए और अब डीप स्टेट के हाथ में खेलता हुआ कठपुतली प्रधानमंत्री है भारत में। जहां चाहेंगे न चाहेंगे। राहुल गांधी ने संसद के भीतर कहा था, संसद परिसर में, कि पत्रकारों के जवाब में, कि देखिएगा ये डील होगी, अमेरिका जो चाहता है वो ऐसी होगी। और कल नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के एक ट्वीट पर लिखा कि हाँ ये डील होगी। अब आप समझ लीजिए, आ गए उसी जगह। मैं ये इसलिए बता रहा था कि यही है। तो अब वही डीप स्टेट देख रहा था कि ओली का एक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अचानक एकदम से ऐसे ऐसे, भाई जो आरोप यहां लगाए गए भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के और दूसरी चीजों के, वही आरोप तो इंदिरा जी के समय से लगे थे, वही आरोप उस समय लगे थे राजीव जी के समय में, और वही आरोप मनमोहन सिंह के समय में लगे थे, वही आरोप वहां लग रहे हैं, वही आरोप लग रहे हैं जाकर के बांग्लादेश में, वही आरोप लग रहे हैं श्रीलंका में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, भारत को इतना कमजोर कर दिया गया है। जो भारत इंडिया कॉन्टिनेंट पे बॉस की तरह होता था, वो आज भारत इंडिया कॉन्टिनेंट में भी बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत का बैठा प्रधानमंत्री डीप स्टेट का है। उसने लोकतंत्र बचाने के लिए वहां तत्काल मदद नहीं भेजी। आप याद करिए, राजीव गांधी ने मालदीव तुरंत भेजा था, रातों रात सब कुछ हो गया था, सरकार बचा ली थी। आज ये कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह हम तमाशाई बने रहे। जो वहां का सेनाध्यक्ष है, अभी चंद समय पहले ही भारत आया था, चार दिन या हफ्ते भर यहां रह के ट्रेनिंग लेके गया है। इसके अलावा आप देखिए, इसके पहले जिस तरीके से एक्शन हुआ है, वहां पर जो जो फोर्सेस करी गई हैं, जिस तरह से वहां ड्रामा क्रिएट किया गया है, आप उसका देख लीजिए। भारत जिस तरीके से तमाशबीन है, अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है। आप सोचिए, हमारा बफर स्टेट है नेपाल, और पंडित नेहरू ने जो 1950 का समझौता किया था, उसके द्वारा एक प्रकार से भारत का डोमेनियन स्टेट टाइप का नेपाल रहा, लेकिन उसे ऐसा कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कि वो हमारे हाथ से निकल गया। हमने तब भी नहीं बचाया था, और तब भी भारत पे शंका हुई थी, तब भी डीप स्टेट पे वो हुआ था। और उसके बाद आप पूरे खेल को समझ लीजिए, आज वही स्थिति है। वो कुल मिलाकर के वहां जो हुआ है, जो चीजें पैदा की गई हैं, वही है। आज भारत में जैसे मीडिया गोदी मीडिया है, वैसे ही वहां गोदी मीडिया, और जो वहां गोदी मीडिया चला रहे हैं,
वो भारत से ही गए लोग। जी। अब आप ये समझ लीजिए, गोयनका ने 93 में शुरू किया था ये ग्रुप, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे कब्जा हुआ, गोयनका को गायब कर दिया गया, दूसरे लोग आके काबिज हो गए और वही एजेंडे चलने लगे। इसीलिए ये सारी चीजें। जी मैं राकेश अचल जी आखिरी टिप्पणी आपसे लेता हूं। 17 अगस्त को विक्रम मिश्री साहब गए थे नेपाल। सितंबर में प्राइम मिनिस्टर ओली की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीटिंग होनी थी, इंडिया आना था म्यूचुअल कन्वीनियंट डेट्स को फाइनल करने के लिए। यूएस की जो बात की अजय शुक्ला जी ने, उन्होंने कहा, तो मैं आपको बता दूं, वॉशिंगटन की एक एमसीसी की इन्वेस्टमेंट है $500 मिलियन की। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बीजिंग और नेपाल के रिश्तों पे थोड़े नाराज थे। पर एक बात इसमें और भी आती है कि नेपाल के ओली साहब ने चाइना को भी अपोज किया था जब उत्तराखंड का रास्ता इंडिया के साथ ट्रेड रूट खुला था, चाहे वो उत्तराखंड के लिपो लेक पास हो, काला पानी हो, या लिम्प्यू द्वारा स्थान हो। तो नेपाल का ये रहा है कि लिपो लेक पास जो है वो नेपाल के ज्यूरिडिक्शन में आता है। इंडिया का मानना है कि वो इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो ये तमाम, देखिए, जियोपॉलिटिक्स तो चलता रहता है। असली वजह शायद हमें कुछ समय बाद पता लगे, पर क्या जो जस्टिस गवई ने कहा, मैं आखिरी टिप्पणी आपसे बस यही चाहता हूं, जस्टिस गवई ने जो कहा कि आप भी देख लीजिए, आपकी सरकारें जो गवर्नर प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस के पॉइंट्स को जो डिले कर रही हैं, कहीं भारत के लोग या भारत का जनरेशन एक्स वाई जी सड़क पे ना उतर आए। राकेश जी। देखिए सिंह साहब, जस्टिस गवई को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ जब से वो इस सीट पे आए। तो वो हर दिन जिस तरह की बात कर रहे हैं वो केवल एडवाइस तक सीमित रह जाती है। वो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया जो रिमार्केबल कहलाए। और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के लगातार अप्रैल से बात चल रही है, रोज बहस होती है, रोज तर्क होते हैं, रोज नए सवाल उठते हैं। जस्टिस गवई साहब रोज चेताते हैं कि देखो भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के 14 सवाल आए हैं उनको लेकर के कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की। तो उसको तो छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। वो अब रिटायर होने वाले, वो भी 1 महीने बाद। तो वो बेचारे जो कर रहे हैं वो अपनी सीमाओं में जितना कर सकते हैं अपनी आत्मतुष्टि के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी शुक्ला जी ने कही कि जो सारा दारोमदार पूरे दक्षिण एशिया में है, डीप स्टेट के लिए है, तो मुमकिन है कि वो बात सही हो। लेकिन मुझे लगता है कि डीप स्टेट की आड़ में जो दूसरे सत्ता में लोग बैठे हैं उनके कुकर्मों पर पर्दा डाला नहीं जा सकता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके लिए चीन जिम्मेदार हो सकता है, अमेरिका जिम्मेदार हो सकता है, भारत जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो वहां कुर्सी पर बैठे थे और जो अंधाधुंध लूट पाट में लगे हुए थे। हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल में हमारे यहाँ से और 50 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां की जनता विकास के लिए, अधोसंरचना विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, दोनों के लिए तरस रही है। पूरे नेपाल में गिनती के 4 शहर हैं और वो 4 शहरों में भी धारावी जितना बड़ा जो आपका एरिया है ना मुंबई का, झोपड़पट्टी वाला, काठमांडू की आधा हिस्सा झोपड़पट्टी में ढका हुआ है। पोखरा जरा सा है, लेकिन वो अगर यहाँ पर्यटक न जाए घूमने तफरी करने तो नेपाल वाले भूखों मर जाए। तो नेपाल का जो भ्रष्ट तंत्र है, चाहे वो राजशाही का 2005 के पहले का हो, चाहे उसके बाद जितने लोग आए, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, प्रचंड जैसे ईमानदार लोग आए, लेकिन वो भी उसी मूल धारा में चले गए। इसलिए इस समय जो नेपाल में हो रहा है, इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके लिए वही सरकारें जिम्मेदार हैं जिनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। बांग्लादेश से शेख हसीना क्यों भागी? 20 साल प्रधानमंत्री रही और बड़ा उन्होंने बांग्लादेश को बड़ा ऊपर ले गई। उसका जीडीपी भारत से ज्यादा हो गया, लेकिन तानाशाही उन्होंने कितनी की। उनके खिलाफ वही आरोप लगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ लग रहे हैं कि आप विरोधियों का सफाया कर दे रहे हैं, उनको फर्जी मुठभेड़ों में मरवा रहे हैं, आप फर्जी चुनाव करा रहे हैं, आप विपक्ष का बहिष्कार, उसके बावजूद भी आप प्रधानमंत्री। तो जब ऐसी दादागिरी चलेगी, ऐसी तानाशाही चलेगी, तो चाहे नेपाल हो, चाहे नेपाल से और छोटा कोई मुल्क हो, वहां इस तरह के हादसे होंगे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक खाई बढ़ती जा रही है। आपने काठमांडू में देखिए क्या अजीबोगरीब तद्दन लगा था कि 26 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो काठमांडू में प्रवेश नहीं करेंगे।
अरे भाई, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनके सपनों में रंग भरने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आग तो लगेगी, और आग लगी है तो अब वो वही है ना, राहत इंदौरी का शेर है कि आग अगर लगेगी तो मेरा घर ही थोड़ी उसमें लपेटे में आएगा, तो उसमें तो मोहल्ले में दूसरे लोग भी हैं। तो हमारे दक्षिण एशिया में जब चारों तरफ आग लग गई है, तो भारत सुरक्षित बच पाएगा, कितने दिन बच पाएगा ये मैं कैलकुलेट करके नहीं कह सकता, लेकिन भारत में भी पलीता किसी दिन लग सकता है, बारूद बिछी हुई। जी जी, आपने राहत इंदौरी का शेर जो बताया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो ये बात से इस बात का बड़ा क्लियर विजन है कि अगर नेपाल में आग लगेगी तो भारत में भी लगेगी, और भारत में लगेगी तो विश्व के और देशों में भी लगेगी, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, ग्लोबली कनेक्टेड हैं। हमारी बिजनेस, हमारे नौकरियां, हमारा आना जाना, सब मानवता के अगेंस्ट है। जो भी ये वायलेंस होती है मानवता के अगेंस्ट है, और ये नहीं होनी चाहिए। अजय शुक्ला साहब, आप एग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूं कि मानवता के खिलाफ कोई भी हिंसा वो पूरी मानवता के खिलाफ है, ना कि एक देश व्यक्ति विशेष के खिलाफ। आखिरी टिप्पणी देखिए आपकी। देखिए मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा तरीका आंदोलन का गांधी का ही तरीका होता है, नेहरू का ही तरीका होता है। गांधी नेहरू के विचारों के आधार पर आप दुनिया में एक श्रेष्ठ शासन भी स्थापित कर सकते हैं, एक आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। वही एकमात्र रास्ता होता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं राकेश जी की बात से सहमत हूं। वहां स्थानीय जो समस्याएं हैं और जो चीजें, उनसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन डीप स्टेट ऐसे नहीं घुस जाता है। कुछ ना कुछ तो समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं को, जो छोटी सी चिंगारी हो, उसे आग बना के अपने मुताबिक ढाल लेना, यही तो डीप स्टेट करता है। मेरा कहने का सेंस यहां से था। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की आग लगी है, यह लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं था। यह निश्चित रूप से उस देश की बर्बादी का आंदोलन था। और जब संसद जलाई जाने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई जाने लगे, जब सांसदों को, विधायकों को, सबको मारा जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में वह आंदोलन नहीं होता है, वह हिंसा होती। और हिंसा के रास्ते कोई क्रांति नहीं होती, वह निश्चित रूप से एक दुखद परिणति में बदलती है। और यह पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री यही बताती है। आप देखिए, दुनिया में फ्रांस की क्रांति को एक श्रेष्ठ क्रांति के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रक्तविहीन क्रांति थी। तो जब हम इस तरह की क्रांतियां देखते हैं, हम जब गांधी के उन विचारों के साथ चलते हैं, तब वो क्रांति स्थायी होती है। तो हमें उस क्रांति की, या कहीं पर भी उस क्रांति की जरूरत है। तो भारत में भी वही माहौल है जो नेपाल में है, और निश्चित रूप से उसका असर यहां पर पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश अचल जी, अजय शुक्ला जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।